नमस्कार, मैं हूं अमित। आज के हमारे मेहमान हैं बालकृष्ण पाठक जी, जो सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष भी हैं। सरगुजा कांग्रेस में भीष्म पितामह के नाम से भी जाने जाते हैं और भी अन्य सारी चीजें हैं। आइए चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पांडे जी प्रणाम। सर, आपका राजनीति में आना कैसे हुआ? मेरे फैमिली का बैकग्राउंड राजनीति से दूर दूर तक नहीं जी। पेपर जी। दूर दूर तक मेरा बैकग्राउंड राजनीति में नहीं रहा। मेरे परिवार में दूर दूर तक पहला व्यक्ति राजनीति में मैं आया हूँ। आप कारण पूछना चाहते हैं? राजनीति में कब आया? कैसे आए? मैं स्टूडेंट लाइफ को समझते हूँ। अच्छा। यानी छात्र राजनीति में समझ रहे आप? छात्र संघ का पदाधिकारी मल्टीपर्पज हायर सेकेंडरी स्कूल में भी था जी, पीजी कॉलेज में भी था, यूनिवर्सिटी में भी था। अब मेरे समय मेरी जितना पूरी डिग्री मेरी शिक्षा मास्टर डिग्री तक रविशंकर यूनिवर्सिटी में हुई। उसके बाद एक घासीदास यूनिवर्सिटी, तेरा गुरु, बाद में जो तमाम यूनिवर्सिटी खुले हैं, यानी पहले रविशंकर यूनिवर्सिटी में ही मेरी शिक्षा। राजनीति में कितने वर्ष हो गए सर आपको? मेरा 10/10/1954 डेट ऑफ बर्थ है जी। तो मल्टीपर्पज के समय से हम समझ लीजिए कि यानी मैं 15 साल से था। उस समय से मेरे परिवार का जो यानी घर था, जो अगल बगल का वातावरण, मेरे घर के बगल में ठीक डॉक्टर सत्यनारायण त्रिपाठी जी का घर था। वो कांग्रेस के वरिष्ठ लीडरों में से थे, विधायक भी थे। और मेरे ठीक सामने उस समय विजयनाथ दुबे जी का था, वो भी कांग्रेस में थे। मेरे दाहिने साइड में पंडित रेवती रमण मिश्रा जी का घर था, जिन्हें जनसंघ का संस्थापक सरगुजा जिला में कहा जाता था। तो मेरे उनके बच्चे, उनके अरुण मिश्रा मेरे खास मित्रों में से थे। उधर से गली से निकल जाए तो उधर पूरनचंद पांडे का था। पूरा वातावरण जो था राजनीतिक वातावरण था। उधर परुणा त्रिपाठी का घर। तो मेरे को डॉक्टर सत्यनारायण त्रिपाठी बहुत यानी स्नेह दिया करते थे। सर, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप बड़े महान या बहुत बड़े लोगों के बीच में आपका बचपन बीता, राजनीति का शुरुआत हुआ। वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ में राजनीति चल रही है और खासकर कांग्रेस नेताओं के दमन और शोषण के उद्देश्य हेतु ही कहा जा सकता है जो अभी कार्रवाई चल रही है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? कार्रवाई तो मैं तो ये कहने में संकोच नहीं करता हूं कि केंद्र की सरकार, जिसके अंडर में सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स है, ये सीधे सीधे उनके खिलाफ जो मुखर होके वक्तव्य दे रहा है, बोल रहा है, उसके खिलाफ ब्लैकमेलिंग कर रही है। मैं ब्लैकमेलिंग कर रही है केंद्र की सरकार, ये कर रहा है। आपका सीधा आरोप है कि जो केंद्र में की सरकार, अमित शाह की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह है, उनके अंडर में ये है। सर, आप एक बात ये भी समझ लीजिए, हो सकता है कल आपके यहाँ ईडी और आईडी आरोप लगा रहे हैं। मैं खुल के आरोप लगा रहा हूँ। मैं तो आपके इस चैनल में नहीं, हमारे चौक में माइक लेके बोलने की तैयार हूँ जी। और उसके उदाहरण है जी। आपके आसाम के मुख्यमंत्री कांग्रेस में थे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री स्वयं उनके खिलाफ कार्रवाई की बात करते थे कि जेल में चक्की पीसेगा पड़ा रहा। आज बीजेपी के सबसे मुखर वक्ता में से हैं, वहां के मुख्यमंत्री हैं आसाम के। बालकृष्ण पाठक जी का सीधा आरोप है कि जो केंद्र की सरकार है, ये ब्लैकमेल करने के लिए या कांग्रेस के नेताओं के ऊपर दबाव बनाने के उद्देश्य से यह कार्रवाई कर रही है। आपको क्या लगता है कि वो ऐसी कार्रवाइयों से कांग्रेस के नेताओं का मनोबल तोड़ लेंगे? जो स्वार्थी नेता है, जो पद लोलुप लोग हैं, वैसे लोग जा रहे हैं। महाराष्ट्र का देख लीजिए, अजीत पवार और जितने लोग जो गए हैं उनके खिलाफ कर दिया जाएगा। हजारों करोड़ का आरोप प्रधानमंत्री लगा रहे थे, गृह मंत्री लगा रहे थे, और फिर जाने के बाद उनको राज्यसभा सदस्य बना देते हैं, तो डिप्टी सीएम बना दे रहा है। प्रधानमंत्री अगर बोल रहा है कि इसके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप है, तो बिना पूछे ईडी को, सीबीआई को पहले उसके यहाँ छापा मारना चाहिए। पूछने की जरूरत नहीं है जी। प्रधानमंत्री बोल रहा है, गृह मंत्री बोल रहा है कि हजारों करोड़ का ये भ्रष्टाचारी है, इसको जेल में होना चाहिए, और राज्यसभा सदस्य हो जाता है, डिप्टी सीएम हो जाता है। इसको आप क्या कहेंगे? इसको अपने भाषा में क्या कहेंगे? कि दबाव बना के ब्लैकमेलिंग करके अपने पार्टी मिला, वैसे ही तो सरकार गिराएगी। नहीं, मैं वो नहीं कहूंगा, लेकिन जब आप महाराष्ट्र की चर्चा किए हैं तो मैं ये जरूर कहूंगा कि एक कॉमेडियन की 4 लाइनों से केंद्र की सरकार हिल गई या महाराष्ट्र में सरकार हिल गई। इतनी कमजोर सरकार को कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर क्यों नहीं फेंक पा रही है?
कांग्रेस बैकफुट पर फेंक रही है। और जो अभी हमारे नेता राहुल जी ने आरोप लगाया है, जिसकी जांच भी हो रही है, जिस ढंग से वोटर लिस्ट में 40 लाख से ज्यादा वोटर जिनका अता पता नहीं जो मतदान किया। अच्छा, अगर हम आज जितने सीट पाए वो वोटर जो हमारे वोटर को लापता किए है, सही माने में वोटर लिस्ट बन के चुनाव होता, जो मांग हमारी पार्टी कर रही है, हमारे नेता कर रहे हैं, पार्लियामेंट में कर रहे हैं, मीडिया के सामने कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके आप सरकार में बैठे हो। नरेंद्र मोदी वाराणसी से लड़ रहे हैं, वहां 1.5 लाख से 2 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो गुजरात और राजस्थान से लोग आते हैं, 6 दिन पहले आते हैं, वहां के होटल बुक हो जाती है और वो वोट डालते हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा रहता है, तो इसमें चले जाते हैं। वहां दूसरा महत्वपूर्ण आरोप है कि नरेंद्र मोदी जी का जो चुनाव है वाराणसी उनका जो लोकसभा क्षेत्र है, वहां गुजरात और राजस्थान के लाखों वोटर जो केवल चुनाव के समय आते हैं, जो वोट डालते हैं, कमरा बुक रहता है, उद्योग यानी पूंजीपति उद्योगपति हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं, वो आके मतदान करते हैं। जो राहुल जी ने आरोप लगा, यानी पार्लियामेंट में बोला, राहुल गांधी हल्के बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर बार-बार वो अगर प्रियंका जी लड़ जाती तो 2-3 लाख वोट से हार जाते नरेंद्र मोदी जी अपनी जो थी। 3 राउंड 4 राउंड तक प्रधानमंत्री का प्रत्याशी पीछे चल रहा है। तो आप तो मीडिया से जुड़े हुए, 3 राउंड 4 राउंड तक प्रधानमंत्री का प्रत्याशी पीछे चल रहा था। 1.25 लाख 1.5 लाख से जीता, यानी मुश्किल से। और मैं आरोप लगा रहा हूं कि वहां मतदाता सूची में व्यापक रूप से गड़बड़ी की गई है। वर्तमान में जो भूपेश बघेल जी के ऊपर कार्रवाई चल रही है, अभी कुछ दिन पहले ही ईडी की कार्रवाई हुई थी, वहां कुछ नहीं मिला, और इसके लिए मैं बधाई भी दूंगा कांग्रेस पार्टी को कि मुख्यमंत्री रहते हुए उनके पास जो बरामद हुआ उससे अधिक तो सरपंच लोगों के पास मिल जाया करता है। तो उसके बाद अब मेरे को मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि उसके बाद अब सीबीआई की कार्रवाई कैसे देख रहे हैं आप इसको? क्या उसमें कुछ नहीं मिला तो अभी जो मैंने बोला कि उसको दोहराऊं, ब्लैकमेल कर रहे भूपेश बघेल एक क्षमतावान व्यक्ति है। केंद्र में राहुल जी, खड़गे जी, जहाँ चुनाव होते हैं, उपचुनाव होते हैं, प्रदेश के चुनाव होते हैं, उनको जिम्मेदारी देते हैं, निष्ठापूर्वक काम कर रहे हैं। अभी उनको अहमदाबाद में जाना था, आज उनका प्लेन में रिजर्वेशन था, वहां बैठक था। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भूपेश बघेल को बनाया गया था अहमदाबाद में, यानी अप्रैल के पहले सप्ताह में 7-8 तारीख के आसपास वो अधिवेशन होना है। उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन है और वो उसकी बैठक थी। इस समय को आप नहीं देखेंगे, इसी समय लोग मतलब बैठक को प्रभावित करने के लिए चुनाव में होता है तब छापा पड़ता है। चलिए, वो तो विरोधी हैं। एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ कि विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में होने से पहले भाजपा के बड़े नेताओं को भी उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस की सरकार चली जाएगी, और चुनाव जीतने के बाद खुले मन से भाजपा के बड़े नेताओं ने स्वीकार भी किया इस बात को। लेकिन ऐसी स्थिति परिस्थिति में भी कांग्रेस चुनाव हार जाती है, क्या कारण हो सकता है इसका? कारण है कि कहीं तो कमी है, तालमेल का अभाव रहा है। कुछ तालमेल का अभाव मैंने महसूस भी किया। बृहस्पति सिंह एक विधायक हुआ करते थे रामचंद्रपुर के, उन्होंने अनर्गल झूठा आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया कि टीएस सिंहदेव मेरी हत्या करा के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। बड़े पद में कौन बैठे थे? भूपेश भाई बैठे थे। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, यानी टीएस बाबा उम्र में बड़े हैं, और टीएस बाबा के व्यवहार आचरण के बारे में भूपेश बघेल बहुत पहले से जानते हैं कि कितने शालीन है, कितने वो है। अगर बृहस्पति सिंह का हत्या करके मुख्यमंत्री बनेंगे, और इसको मीडिया से लेकर, अगर भूपेश बघेल सदन के नेता थे, उनको चाहिए था कि डांटते कि क्या बेवकूफ तरीके बात करो, बंद करो सब बात। इतना आगे बढ़ के अगर वो जिम्मेदारी निभाते तो शायद ये स्थिति नहीं आती। उसी दिन से जिस दिन विधानसभा चल रहा था, विधानसभा से टीएस बाबा छोड़ के पुनिया जी जा रहे थे, प्लेन कैंसिल करके विधानसभा में आया, टीएस बाबा को बुलाया गया, टीएस बाबा गए। मैं भी उस दिन सौभाग्य से रायपुर में था, टीएस बाबा के साथ गया। लोग कह रहे थे पूरा विधानसभा में मीडिया की, टीएस बाबा क्या पार्टी छोड़ देंगे क्या? मैं, टीएस बाबा पार्टी क्यों छोड़ेंगे? जितना आप लोगों का खून पसीना लगा इस पार्टी को खड़ा करने में, उतना खून पसीना पिछले 5 वर्षों में यह भी देखा गया कि भूपेश बघेल जी, आप
अपने जो नेता थे इनके साथ ही षड्यंत्र करने में बहुत ज्यादा ध्यान दिए। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि आपको शायद याद होगा कि यहाँ अडानी का जो माइंस है ये उदयपुर के पास, वहां पे बाबा बोल दिए पेड़ नहीं कटेगा, फिर वो बोले डंगाल नहीं कटेगा, और कई तरह की ऐसी बातें हुई, या जो आपने बृहस्पति सिंह का उल्लेख किया, या और भी अन्य जो घटनाएं हैं। नहीं, इसको मैं चूक मानता हूं। यानी जिस पद पर बैठे हुए थे उस पद के जिम्मेदारी का जो निर्वहन करना था उनको करना चाहिए था। अगर आगे बढ़ के बृहस्पति सिंह को जूनियर विधायक को बोल देते कि क्या बेवकूफ सही की बात कहते, सीनियर लीडर के संबंध में इतना नीचे स्तर का तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, तो शायद उसी दिन ये मामला खत्म हो जाता है। मतलब ये बात मान लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी में अनुशासन का काफी कमी है। उसका परिणाम है, तो इन्हीं सब के कारण तो उनको टिकट नहीं मिला। अभी अनुशासन की कमी नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में जो सरकार है विष्णुदेव साय की, इनके कार्यों को आप कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 में से कितने अंक के लेके काम कर रही है? 10 में से तो मैं कहूंगा कि 2 अंक से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। और कारण भी बतलाऊंगा। जी बिल्कुल बताइए। कारण भी ये है कि आज भी मेरे बहुत से IAS अधिकारी, IPS अधिकारी और सेक्रेटरिएट लेवल पर बैठे हुए कुछ मित्र भी हैं, कुछ साथ में पढ़े भी हैं जी। उनका साहब ये कहना है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि किधर कहां से चल रही है सरकार। 2 डिप्टी CM इन्होंने बनाया है, दोनों पहला बार विधायक बने, और उनको मालूम ही नहीं है कि उनकी हद क्या है। उनके क्षेत्र में उनको जो विभाग दिया गया, जैसे गृह विभाग दिया गया शर्मा जी को, उनके क्षेत्र में सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं। राजधानी में सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं। यानी राजधानी में मीडिया आए दिन छाप रही, रोज आज भी चाकूबाजी हो रहा है। एक सब्जी का मोल भाव कर रहा था, तो मोल भाव नहीं हुआ तो सब्जी वाला मार दिया चाकू। यानी लाइन ऑर्डर खत्म है। एजुकेशन सिस्टम, आत्मानंद स्कूल जो कॉन्सेप्ट, उसको यानी पूरा हिंदुस्तान तारीफ कर रहा था, जो कलेक्टर को CM साहब हमारे भूपेश बघेल ने दिया था, उसका एजुकेशन यानी प्राइवेट स्कूल के भर्तियां कम हो गई थी। अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले गार्जियन यानी अच्छे यानी अच्छा तनख्वाह पाने वाले, अच्छा यानी उनका आर्थिक स्थिति होने वाले भी आत्मानंद में अपने बच्चे को पढ़ाना चाह रहे थे। तो आप भी महसूस किए, बिल्कुल महसूस कर रहे हो। तो आज आत्मानंद स्कूल का हालत ये उन्होंने कर दिया है कि कचरा बना दिया है। आप एजुकेशन खत्म कर रहे हो, लाइन ऑर्डर। आज हेल्थ का हालत क्या है? 108 एम्बुलेंस का क्या हालत है? कचरा हो रहा है। विधानसभा में लोग उठा रहे हैं, आपके जो कार्ड चल रहे हैं, आपके वहां के विधानसभा के सदस्य पूछ रहे वो वाला कार्ड बनवा दीजिए ना जो चलेगा। हम लोग जा रहे हैं, हम लोग को धक्का मार के भगा दिया जा रहा है। हेल्थ मिनिस्टर को बोलना पड़ रहा है कि जो कार्ड को नहीं मानेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। कब कार्रवाई करेंगे? बड़े बड़े जितने मशीन जो उस समय लगे थे सब बंद पड़े हैं, कबाड़ हो रहे हैं। अंबिकापुर में एक और ऐसी ही योजना थी, गार्बेज कैफे, जहां लोगों को सुविधा था कि वो कचरा या प्लास्टिक वगैरह बीन के लाएं और उसके बदले में उनको खाना मिल जाया करता था, जिसको अब विष्णुदेव सरकार बंद कर रही है। विष्णुदेव सरकार वर्तमान में जो मंजूषा भगत और उनकी जो टीम है, MIC की टीम, उसको मैं बोल रहा हूँ और गंभीर आरोप लगा रहा हूँ। एक ऐसा योजना था कि जो शहरों में प्लास्टिक बिखरे पड़े रहते थे, जो कचरा बीनने वाले लोग जो कचरा बीनते रहते थे, जो कबाड़ में बेचते थे, वो लेके जाते थे 1 किलो और वहां भरपेट भोजन करते थे जी। और उससे 2 काम होता था कि कचरा भी खत्म होता था और निगम में डंपिंग के जहां पर पहुंच जाता उसका रिसाइकलिंग हो जाता था जी। तो एक बड़ा, और इसकी तारीफ पूरे देश में विदेश के लोग आके की है। गार्बेज यानी पहला कॉन्सेप्ट गार्बेज कैफे का हमारे अजय तिर्की जी का, और उसको एक सिरे से किए शोबाजी केवल है, जिसको दुनिया के लोग तारीफ कर रहे हैं, पूरे देश के लोग तारीफ कर रहे हैं। उसमें कुछ कमी है, यानी कॉन्सेप्ट तो कि कचरा कम हो, प्लास्टिक कम हो, आप उसको सुधार करो ना। जो हमारे में कमी रह गई थी कि एक कमी, उसको सुधार करो। हम तो एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको खड़ा करके दिए हैं, उसको आप बंद कर रहे हो। क्या सोच रखे हो आप? एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको लोग पूरा देश के लोग तारीफ कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अभी जो जनता है वो सोच और योग्यता के हिसाब से वोट करती है, अब नफरत और जो नफरती भाषणबाजी है उसके आधार पर? क्यों मैं इसलिए बात को पूछ रहा हूं क्योंकि अभी
मंजूषा भगत जी का एक बयान था कि मैं गंगा जल से धुलवाऊंगी और ये वो इस तरह की बयान भी आई थी उनके। आपको क्या लगता है वर्तमान में जनता का जो मूड है ये विकास और रोजगार को छोड़ के इंटरटेनमेंट पर ज्यादा फोकस कर रहा है? जनता बहुत सी चीज को समझती है, बहुत सी चीज को नहीं समझ पाती। अंबिकापुर के मैक्सिमम सड़कें जो हैं एनएच के तहत या पीडब्ल्यू के तहत लिमिटेड सड़कें, यानी पूर्व के जो अजय तिर्की की सरकार कम से कम 3 बार 4 बार राज्य सरकार को लिखी है कि जो नगर निगम की जितने सड़कें हैं हम हमारे निगम को हैंड ओवर कर दिया जाए और जो फंड एनएच को पीडब्ल्यू हमको दीजिए ताकि हम मेंटेन करें। बदनामी हमारी होती है। शहर में जहाँ गड्ढा होता है, जैसे महामाया चौक में गड्ढा था, वहां ऑटो पलट गया चुनाव के समय और पूरा देख रहे हैं कि ये अजय तिर्की का रोड है। अरे भैया एनएच का नरेंद्र मोदी का रोड है, वो पीडब्ल्यूडी का रोड है राज्य सरकार का, जहां बैठे हुए हैं विष्णु गोसाई, क्या बोलते हैं आपका जो बैठा हुआ है साव डिप्टी सीएम, उसका रोड है। वो आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब तक कांग्रेस का सच सामने आता है, दरवाजे से बाहर आता है, तब तक भाजपा का झूठ घूम फिर के आराम कर रहा होता है। इतना देरी से आवाज क्यों उठता है? आपके बात से मैं सहमत हूँ और ये बात हमारे ऊपर लेवल के राष्ट्रीय नेता ही बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में, झूठ को भी इतने दमदारी से बोलती है, बार बार बोलती है, जोर जोर से, क्योंकि आरएसएस की नहीं, झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, एक साथ बोलो। कांग्रेस के लोग सच भी दमदारी से नहीं बोल पाते, संकोच करते हैं। कुछ तो जानकारी का अभाव, मेरे ख्याल से कुछ कांग्रेस के सदस्यों को भी नहीं मालूम, अंबिकापुर वालों को तो करीब सबको, जो बाहर के कांग्रेस के सदस्य भाई देखा है नगर निगम से इतना गड्ढा, उनको नहीं मालूम है कि एनएच का रोड है। वो छोटा सा प्रचार होने लगता है, एक तो जरा सा इसे प्रचार चल जाता है, ठीक बात है ना। तो जैसे बगल के गांव का आ रहा है, देखा गड्ढा, यहाँ तो पलट गई, कम से कम 10-20 लोग देखे और वो प्रचार का कितना हो गया। हाँ ठीक बात है। किसकी जिम्मेदारी थी? नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी थी, राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी। खामियाज कौन भुगत रहा है? कांग्रेस का हमारा अजय डॉक्टर अजय तिर्की गिरगिरा रहा है कि मेरे जिम्मे दे दो बनाने के लिए। अरे क्या हालत था आपका शहर का? वर्तमान महापौर बोलती है कुछ नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया। अरे पहले बिलासपुर से अंबिकापुर आते थे तो 100 मीटर दूर में लिखा रहता है नाक बंद कर लीजिए डंपिंग ग्राउंड में, और 100 मीटर के बाद कहता है अब नाक खोल सकते हैं। आज बोला जाता है कि वहाँ मॉर्निंग वॉकिंग कर रहे हैं, वो जाके देखिए डंपिंग ग्राउंड का कितना अच्छा गार्डन हो गया। सब छोटा मोटा है, यानी हर 6-7 वार्ड के बीच में आपका ग्रीनरी है, यानी पार्क बने हुए, इसमें बेहतरीन पार्क है। वहाँ सैकड़ों लोग रोज मॉर्निंग वॉकिंग करते हैं, इवनिंग वॉकिंग कर रहे हैं। ठीक बात है। और सुन लीजिए और बड़े काम जो बोलती है कुछ नहीं किए, जो गर्मी के दिन में टैंकर लगाना पड़ता था, वार्ड में टैंकर का कितना खर्च होता था, जो ये आपका जाम गुणवत्ता से जो इतना बड़ा यानी नल जल योजना जो लाया गया है, जो गर्मी के दिन में कहीं टैंकर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, यानी लोगों के घर में दोनों ठीक है, कभी कम कभी यानी इलेक्ट्रिसिटी कम आ रहा है तो यानी मोटर कम चल पाया तो किसी दिन कम पानी आ गया, किसी दिन ज्यादा पानी आ गया तो इलेक्ट्रिक, लेकिन दोनों टाइम पानी आता रहा, गर्मी के दिनों में भी आता रहा। ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, इतना पानी पिलाना, खंभों में लाइट लगाना, गार्डनिंग कर देना, ग्रीनरी कर देना, जिसको दुनिया के लोग आके तारीफ कर रहे हैं। दुनिया में पूरे देश में तारीफ, अंबिकापुर का नाम स्वच्छता के नाम से जाना जाने लगा था, वो कह रहे कुछ नहीं किए, क्या बेवकूफ तरीके बात करते हैं। अरे आपके बड़े बड़े अधिकारी और आपके मंत्री अंबिकापुर का राज्य सरकार ने वाल दिए। तो ये कमी तो आपके कार्यकर्ताओं की थी ना, इसके लिए आप दूसरों को दोष कैसे दे सकते हैं? आपके कार्यकर्ताओं ने इस बात का प्रचार नहीं किया। मैं बोला ना कि वो इसमें ज्यादा माहिर है। आरएसएस का ट्रेनिंग, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, चिल्ला के बोलो, एक साथ बोलो। हमारे, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता सच को भी ईमानदारी से, दमदारी से नहीं बोल पाए, ये खामियाज हमको भुगतना पड़ा है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं, तो प्रदेश स्तर का सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगली जो विधानसभा चुनाव होगी, क्या इसके पहले कांग्रेस के बड़े नेताओं का जो आपसी तालमेल खराब है, इसमें सुधार होने की संभावना है, या फिर इसी लड़ाई में फिर से भाजपा बाजी मारेगी? एकदम सुधार होगा। कांग्रेस एक है। आज देखिए कि ईडी का जब छापा पड़ा था, टीएस सिंह उनके दरवाजे में खड़े थे, और उनका आज भी सवेरे 7 बजे मॉर्निंग वॉकिंग में जब उनको टीवी में देखे तो सबसे पहले उसमें पोस्ट डाला कि ये यानी बर्बरता पूरे बदला की कार्रवाई की जा रही है। तो ये नहीं बोले टीएस बाबा एक हो जाएंगे तो सर, एक तो है
दरवाजे में कौन सबसे पहले पहुंचे थे? ईडी का छापा पे एक है, ठीक बोल रहे हैं आप। ताम्रध्वज साहू कहीं दिख नहीं रहे। कल उनके यानी उनकी सुन लीजिए, कल कर्मा माता का जयंती का कई जगह कार्यक्रम मुख्य अतिथि रहते हैं। माता कर्मा का साहू समाज के यानी धर्म माता मानी जाती है माता कर्मा, उसकी जयंती थी, तो उस जयंती में रहे होंगे, लेकिन ईडी के समय से आज नहीं आ पाए होंगे। भाई जी मैं उनका लोकेशन, जैसे टीएस बाबा आज नहीं पहुंच पाए, अंबिकापुर में रायपुर में रहते, आसपास रहते, तो 100% उनके दरवाजे में खड़ा रहते, उनके साथ खड़ा रहते। तो आज कांग्रेस एक है। अगर किसी कांग्रेसी को यानी इनजस्टिस करते हुए, अन्याय करते हुए कार्रवाई की जाए तो पूरा कांग्रेस एक और जल्दी एक होगी। इनके दमनात्मक रवैया जितना करेंगे कांग्रेस एक होगी और उनको उखाड़ सकेगी। तो हमारे लिए फायदेमंद है जो ये सब कार्रवाई कर रहा है ना। हर कोई इसका निंदा कर रहा है, हर कोई इस चीज को यानी देख रहा है कि जो आपके खिलाफ बोल रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो, और आपके पक्ष में आ जा रहा है तो आप उसको वॉशिंग मशीन यानी आपके पास ऐसा वॉशिंग मशीन है कि आप पहले डराते हो कि 70,000 करोड़ का आपके ऊपर घपला का है, आपको जेल भेज दूंगा, ईडी भेजूंगा सुबह, और आपके पास आ जाता है तो आप डिप्टी सीएम बना देते हो, आप अपने बगल में बिठा लेते हो। वर्तमान में जो कार्रवाई चल रही है, ईडी वाले में कुछ नहीं हो पाया, सीबीआई आ गई, आपको क्या लगता है कि भूपेश बघेल, मोदी जी और कथित चाणक्य जो है अमित शाह, इनकी आंख की किरकिरी बने हुए हैं और किसी भी हाल में ये उनको उनके ऊपर कार्रवाई करके या उनको डेमोलाइज करके रहेंगे? कुछ भी कर ले, भूपेश बघेल जी को मैं जानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, पार्टी के साथ भी जानता हूँ। भूपेश बघेल जी को डरा के धमका के, जैसे मैं बोलता हूँ टीएस सिंहदेव को कोई डरा के काम नहीं करा सकता, टीएस सिंहदेव को कोई पैसा से नहीं खरीद सकता, टीएस सिंहदेव को कोई धमकी देके उनसे काम नहीं। हाँ, विनम्रता से टीएस सिंहदेव के पास विरोधी भी जाएगा तो उसका काम कर देंगे। तो भूपेश बघेल को भी मैं जानता हूँ कि उनको डरा के धमका के उसको झुकाया नहीं जा सकता, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ और बड़े नजदीक से मेरे संबंध है, और संबंध रहे भी हैं। पहले जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो मेरे को उनके साथ उपाध्यक्ष रहते हुए काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। सर एक चीज हाँ या ना में बताइए, मोदी जी की एजेंसी और अमित शाह जी का कूटनीति, ये दोनों घुटना टेकेंगे या भूपेश बघेल? दोनों में कौन घुटना टेकेगा? भूपेश बघेल कभी टूट जाएंगे लेकिन घुटना नहीं टेकेंगे, 100%। आपको पूरा विश्वास है? पूरा भरोसा है, मैं नजदीक से जानता हूँ। भूपेश बघेल टूट जाएगा लेकिन घुटना नहीं टेकेगा। भूपेश भाई को मैं जानता हूँ, आई नो वेरी वेल, बहुत अच्छा से। डरपोक नहीं है, कहा नहीं, वो ग्रेट लीडर, शुरू से लीडर रहा है, वो फाइटर लीडर है, वो डरने वाला नहीं है। मंटू राम पवार मामले में जब वो सब हो गया, सब लोगों को जिस ढंग से उस समय अमित जोगी और जो सीटी कांड जो सब हुआ था, सब उदाहरण है किस ढंग से उन लोग यानी निर्विरोध आने के लिए, यानी मंटू राम को प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाया था, उसको किस ढंग से प्रलोभन देके डरा के उसको बैठा दिया गया, पैसा का प्रलोभन देके बनाया, निर्विरोध बनने की। भारत सत्ता में बावजूद भी आपको चुनाव में फेस करने की हिम्मत नहीं है। आप ये हथकंडा अपना रहे हो कि उसको डरा के धमका के पैसा दे के उसको बैठा रहे हो, ये आपका यानी चाल चरित्र दिखला रहा है। आप सत्ता में हो, रमन सिंह सत्ता में है, बहुमत में है, पूरा आपका मंत्रिमंडल है, और चुनाव हो रहा है, वहां मंटू राम पवार को कांग्रेस का लीडर दे रही है, आप डरा के धमका के पैसा कराने देके बैठा रहे हो। कि आपका नियत कैसा है? आप जमदारी में नहीं हो, जनता पर आपको भरोसा नहीं है, आपको जो कार्य योजना है उस पर आपको भरोसा नहीं है, आपको भरोसा है अपने कार्रवाई पर, भरोसा है अपने धन बल पर, भरोसा है आपको डराने पर भरोसा है। ये आपको एक मिनट सैकड़ों उदाहरण में दे सकता हूँ। टीएस सिंहदेव का विनम्र स्वभाव उनके लिए समस्या बन गया है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब टीएस सिंहदेव जी उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री थे, कोई भी पत्रकार खड़ा होकर कुछ भी अंट आरोप लगा दिया करता था। अभी पत्रकार कुछ बोल रहे हैं, उनका ऑफिस तोड़ दिया जा रहा है, जेल में डाल दिया जा रहा है। क्या कांग्रेस को भाजपा से सीखना चाहिए? टीएस बाबा शुद्ध रूप से विवेकानंद और गांधी जी को मानने वाले थे। टीएस बाबा के साथ बहुत लंबे समय से मुझको काम करने का अवसर मिला है, उनको भी बहुत अच्छा से जानता हूँ। तब मैं उनके उपस्थिति में बोलता हूँ कि टीएस बाबा को डरा के कोई काम नहीं करा सकता, टीएस बाबा को पैसा दे के खरीदा नहीं जा सकता। टीएस बाबा से अगर कोई विनम्रता से आएगा तो दुश्मन भी होगा तो उसका काम कर देगा।
एक स्वभाव होता है, नेचर होता है, और उस नेचर को आप कहिएगा कि टीएस बाबा बदल रहे थे, उनको नुकसान हो जाए, लेकिन वो नेचर के साथ, अपने स्वभाव के साथ समझौता नहीं करने वाले। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कौन सी चीज है या ऐसी कौन सी नीति है जो कांग्रेस को सीखना चाहिए? कुछ नहीं सीखना चाहिए। सच्चाई के रास्ते में फिर मेहनत करना चाहिए। वो उन लोग चीटिंग करते हैं, वोटर लिस्ट बदल दो, परसिमन करके क्षेत्र बदल दो, यानी कूट रचना करके जीतना चाहते हैं। जनता के समर्थन से नहीं जीतना, कूट रचना करके मतदाता सूची में हेरफेर कर दो, परसिमन करके वार्ड का विभाजन कर दो। अभी परसिमन होगा विधानसभा का, तो उसका विभाजन करेंगे ताकि हमको फायदा हो। उनको जनता पर भरोसा नहीं है, उनको अपने ज्यादा कूटनीति पर भरोसा है। मतदाता सूची में गड़बड़ी कैसे हम करें, उनके पूरे सेल बने मतदाता सूची में गड़बड़ी करने के लिए। परसिमन के लिए उनके मास्टरमाइंड बैठे हुए जो ऐसा करो, इधर साहू लोग हैं तो इधर रजवार लोग हैं, तो इधर भाजपा माइंडेड है तो उसको इधर जोड़ दो। ये करते हैं, जनता के लिए सुविधा की बात वो नहीं सोचते। किस ढंग से कूट रचना करके हम गद्दी में बैठे, उसके लिए हमको किसी स्तर तक जाना पड़े, इतने नीचे स्तर तक जाना पड़े, वो संकोच नहीं कर, कांग्रेस वो नहीं कर पाती। तो नहीं, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि चाहे जितने भी नीचे स्तर पर जो भी गए, 10 साल से वो सत्ता में है, आने वाला भी फिर 5 साल तो लगभग रह ही जाएंगे, उम्मीद है। कांग्रेस भाजपा 15 साल रही, अभी बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, अभी फिर आई है, अब आगे क्या क्या करती है वो तो वही जाने। इन सारे चीजों को जब देखा जाता है तो आपको क्या लगता है कि नीति का राजनीति करना कठिन है, बजाय इसके कि अफवाह फैलाओ और सत्ता में आ जाओ उसके बाद कुछ भी करो? क्योंकि एक भी योजना अगर देखी जाए ढंग से, तो मोदी जी का जो भी वादा था जो 2014 से अभी तक, ढेर सारे ऐसे वादे हैं जो पूरा नहीं हुए हैं, चाहे वो रोजगार को लेकर। अरे अभी लेटेस्ट देख लीजिए, तो काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़, जो तमाम उनके अभी नरेंद्र मोदी की गारंटी का प्रचार ऐसा होता है। अभी दिल्ली में बोले थे ना कि 8 मार्च को महिला दिवस के दिन हर के खाते में चला जाएगा 28,000 रुपया, गया क्या? नहीं गया। अभी बोले थे कि दीपावली में गैस सिलेंडर फ्री दिया, एक गैस सिलेंडर दिया, गया क्या? होली में गया क्या? रमजान में देंगे, ईद में देंगे, बोलते हैं ना, गया क्या? केवल मंदिर जनता के पूरा तत्व को 5 स्टार ट्रेडिशन का बना के नए लोगों को, यानी पर्यटक टाइप का, यानी जो धार्मिक स्थल को पर्यटक स्थल आप बना रहे हो। आज शंकराचार्य जी अभी 7वीं सदी का, 6वीं सदी का, 5वीं सदी की मूर्तियां डोजर से उठा के, आप बनारस से उठा के कचरे में फेंक दिए, और वहां एकदम पर्यटक टाइप का 5 स्टार टाइप का हाल वाल बना के नमो घाट वो सब कर दी। अरे वास्तविकता था, जो पुरातत्व से संबंधित था, इतिहास था, उसको बिगाड़ के नया इतिहास था, अपना इतिहास जोड़ना चाहते। ये आप वहां का सोहर गीत, कजरी गीत में सुनाता हूँ, या मेहंदी ले आदा मोती झील से, साइकिल से ना। मोती झील एक हिस्टोरिकल प्लेस है। वो झील के मेहंदी इतना पॉपुलर था जिसको तो बिस्मिल्लाह खां तक गाया करते थे। वो ठुमरी मोती या मेहंदी ले आया था मोती झील से, साइकिल से ना। तो कोतवाल से पकड़ा जाओगे तो भैया को बैठ के छोड़वा लो। यानी मोती झील इतना पॉपुलर, वहाँ का जो दीवान था, उनके वहाँ के राजा के बच्ची को झील में मगर मिल जाता है, तो उसको बचा के ला के मगर जो मारा गया वो पैलेस में आज वहां शूटिंग होती है। लेकिन झील का हालत देखिए, डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है। बनारस में बड़े बड़े आप सड़कों बना दिया, लेकिन अंदर तो जाए मोती झील जाके देखिए, जिसके कजरी आज भी गाए जाते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, पिया मेहंदी ले आदा मोती झील से, साइकिल से ना। वो मोती झील का हालत जाके आप देख लीजिए। आप जो हिस्टोरिकल प्लेस है, पुरातत्व महत्व की चीज है, उसको आप पुरातत्व और इतिहास को आप मिटाना चाहते हैं और उसमें अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। एक नमो कल्चर को स्थापित करके आप मुझे पाना चाहते हैं। वो हम लोग नहीं चाहते। फलाने को मिटा दो, अब चलो ना, ताजमहल को कर दो, लाल किला को झंडा फहराते हो, कौन बनाया है लाल किला? कौन बनाया है उसको? हर प्रधानमंत्री आप भी फहरा रहे हो ना अभी तक। मिटा दो, ढा दो डीजल लगा के। आप केवल हिंदू मुस्लिम करने के लिए,
धार्मिक भावना भड़का के, दंगा करा के आप यानी वोट लेना चाहते हो हिंदुओं को। अरे अंग्रेजों के समय हिंदू खतरे में नहीं था, मुगलों के समय हिंदू खतरे में नहीं था। सनातन धर्म, जो सनातन का मतलब होता है अमर, अमर को कोई खतरा होता है, उसको खतरे में बोलते हो कि सनातन धर्म खतरे में, हिंदू खतरे में। महत्वपूर्ण ये है कि वो गलत चीजों को भी सही तरीके से समझा के अपना काम निकाल ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सही चीज को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पा रही। हम उस रास्ते में नहीं जा पाएंगे और नहीं जाएंगे। राहुल जी कहते हैं, राहुल जी का सत्ता मिले ना मिले, लेकिन उस हम अपने जो रास्ते, हमारे जो पूर्वजों ने रास्ता दिखाया है, महात्मा गांधी जी ने जो रास्ता दिखलाया है, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो रास्ता दिखाया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रास्ता दिखाया है, जो इंदिरा जी ने रास्ता दिखाया, सरदार पटेल जी, उस रास्ते से हम विमुख नहीं हो सकते। सत्ता हमारे लिए सेकेंडरी है, प्रायोरिटी हमारे लिए सिद्धांत है। हमारे जो बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने जो रास्ता, हम उसी विचारधारा के कारण तो है। उस विचारधारा मेरे खून में, खून के बूंद बूंद में रसा हुआ है। उस विचारधारा से हम विमुख नहीं हो सकते सत्ता पाने के लिए, कतई नहीं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सत्ता नहीं चाहिए, लेकिन सिद्धांतों से समझौता बिल्कुल नहीं करेंगे। ये हमारे राहुल जी भी उसी लाइन पर थे। राहुल जी आज समझौता कर ले, आज कर ले तो सत्ता से। ये गजब का एनर्जी लेवल है आपके अंदर। मैं खुद अभी महसूस कर रहा हूँ इस उम्र में कि आपका एनर्जी लेवल मेरे से ज्यादा हाई है। इसका सूत्र बताएंगे आप, कैसे संभव है? कारण हंसता रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ, दिल के बात को जुबान पर लाने में संकोच नहीं करता। मेरे को लगता है कि ये सच्चाई है और इसको बोलना जरूरी है। सामने वाले को कभी कभी लगता है कि बड़ा कठोर बोल देता है, बोल देता हूँ। बाद में मेरे को खुद लगता है कि मेरे को नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन एक जैसे कहते हैं कि स्वभाव, दिल का जो बात रहता है तो दिल में मैं नहीं रख पाता, कि मेरे को लगता है कि ये गलत हो रहा है, तो मेरे को बोलने में संकोच नहीं होता। और बोल देने के बाद मेरा दिल हल्का लगता है कि मैं उनको कम से कम वहां गलत हो रहा है तो बोल तो दिए। ये मेरे प्रसन्नता का सबसे बड़ा कारण है। हमारे साथ थे बालकृष्ण पाठक जी को सुन रहे थे आप, और आपसे चर्चा करें, बहुत अच्छा लगा सर। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पांडे जी।